पहला जो क्वेश्चन है कि भाई कौन सी ब्रांच केमिस्ट्री में इंक्लूडेड नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी, नेचुरल केमिस्ट्री। क्योंकि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी आप पढ़ोगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन वाले कंपाउंड की चर्चा रहेगी दोस्तों। नंबर टू है डैश इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। दोस्तों कैंसर के लिए क्या यूज किया जाता है? तो जो कैंसर अगर है आपको, तो कैंसर के लिए पैरासीटामोल लेके कैंसर को क्योर किया जाएगा? तो नहीं, पैरासीटामोल वो फीवर के लिए होता है। दूसरा ऑप्शन है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन आपने एड भी देखा होगा कभी कभी, एस्पिरिन दर्द का अंत तुरंत। तो ये भी एक आपका पेन किलर में यूज होता है। और पेनिसिलिन जो आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये पेनिसिलिन जो है वो यूज एज यस एंटीबायोटिक। और कैंसर के अंदर सेल्स को मारने के लिए वी आर यूजिंग टेक्सोल। तो आपका आंसर रहेगा टेक्सोल। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन यूज्ड इंस्टेड ऑफ CFC इन रेफ्रिजरेटर। अब सबको पता है CFC इट इज डिकम्पोज टू ओजोन लेयर, और CFC यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीस में। और यहाँ पे अगर यूज करते हैं और बहुत सारे एसी और रेफ्रिजरेटर की वजह से वो ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। तो हमने क्या सोचा? हमने यही सोचा कि भाई आपका जो ये क्या बोल रहे हैं हम, यस आपका जो CFC है उसकी जगह ऐसा कोई कंपाउंड बनाया जाए कि जो क्या करेगा, पॉल्यूशन कम करेगा, ओजोन को इफेक्ट कम करेगा। तो उसमें उसका आंसर रहता है HFC। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये HFC क्या है दोस्तों? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का मतलब होता है दो कार्बन रहते हैं, जैसे 1 और 2। मतलब इथेन रहता है, वो सही बात है। और वो इथेन के साथ 4 फ्लोरीन है, वो सबको पता है। 4 क्लोरीन है, लेकिन हाँ क्लोरीन की जगह फ्लोरीन भी यूज किया जाता है, टेट्राफ्लोरो भी यूज होता है। और HFC में टेट्राक्लोरो भी चल सकता है। तो ये Cl 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 एंड Cl, तो आपने देखा और बाकी दो बच गए उधर H। तो ये आपने जो देखा है वहां पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। तो ये दोनों कार्बन पे अगर आप सोचोगे तो पहले कार्बन पे 2 क्लोरीन 1 1, और दूसरे कार्बन पे 2 क्लोरीन 2 2, 1 1 2 2, डाई क्लोरो, सॉरी डाई नहीं, 4 है ना, तो टेट्रा क्लोरो इथेन बोला जाता है। सो योर ऑप्शन विल बी दिस। अब 1 1 1 2 ऐसा वर्ड आता है दोस्तों, ये नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो हम फ्यूचर में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा बहुत ये भी बता देता हूँ कि अभी आपके सामने कुछ क्लोरोफॉर्म नाम का मॉलिक्यूल भी है। तो वो क्लोरोफॉर्म कैसे किया जाता है, तो वो क्लोरोफॉर्म के लिए मैं बताऊंगा आपको। उसका फॉर्मूला रहता है CHCl3। तो रेडी हो दोस्तों CHCl3 में? तो ये क्या है CHCl3? क्लोरोफॉर्म ट्राई क्लोरोमीथेन। और ये CCl4 जो देखा आपने, टेट्राक्लोरोमीथेन बोला जाता है। 4 क्लोरीन है और 1 कार्बन है, इसीलिए उसको क्या बोलोगे आप? टेट्राक्लोरोमीथेन। रेडी दोस्तों? यस। नाउ विच वन इज नॉट ए एलिमेंट। अच्छा ये क्वेश्चन है एलिमेंट कौन नहीं है, तो आपको एलिमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए इसके लिए। एलिमेंट का डेफिनेशन ऐसा है दोस्तों कि डायमंड है जो कंपाउंड कभी नहीं होता, सिंगल एटम और मॉलिक्यूल विच मेड अप ऑफ सेम एटम्स, दैट इज कॉल्ड योर एलिमेंट। जैसे कि
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पीरियोडिक टेबल के सारे जो है एटम्स, उसको आप बोलते हो एलिमेंट, लेकिन वो सिंगल होने चाहिए। या तो ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसमें सेम एटम्स अटैच हुए हो, जैसे कि H और H, H2, Cl Cl, Cl2, N O O, O2, समझ में आ रहा है? P4 फॉस्फोरस, S8 रोहम्बिक सल्फर, आपने नाम सुना है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पे सर आपने बताया उसमें से एक ही ऑप्शन है डी, ऑक्सीजन वाला। तो चलो, लेकिन बाकी के तीन जो है उसमें क्या रहेगा? ये ऑक्सीजन को हम O भी लिख सकते हैं या तो O2 भी लिख सकते हैं। डायमंड जो है, डायमंड किससे बनता है? तो डायमंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, और उसका स्ट्रक्चर भी आपने शायद देखा नहीं होगा, भूल गए होंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पेनिसिलिन के बगल में, लेकिन वो ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है, वो ऐसे नेटवर्क जैसा पूरा स्ट्रक्चर बनाता है अपना। ग्रेफाइट ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, दिस इज बोथ आर कार्बन। तो ये एलिमेंट ही हुए ना? यस। लेकिन सिलिका जो है, ये सिलिका भी आपके लिए शायद नया वर्ड हो सकता है। सिलिका का मतलब होता है SiO2। क्या है दोस्तों? SiO2, कुछ समझ में आया? ये SiO2 जब भी आप देखेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि भाई सिलिका, सैंड, जो भी आप बताना चाहते हो, दैट इज योर सिलिका। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो, उसको हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसको सॉल्व किया कैसे जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेट यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो दोस्तों, ये वेलोसिटी क्या होती है आप सबको शायद पता होगा। आप अपना आंसर उसमें लिख सकते हैं कि इसका आंसर सर ये हो सकता है कमेंट्स में। लेकिन दोस्तों, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे MCQ को सॉल्व किया जाता है। मेरा जो है पूरा ध्यान क्वेश्चन पे है, अभी मैंने ऑप्शन देखे ही नहीं। स्टेट यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब v, और v का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री में और सब में वेलोसिटी तो सेम ही होती है। चलो, डिस्टेंस कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है? तो मीटर में। वेरी गुड। और टाइम किस कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है? तो टाइम इज मेजर्ड इन अ सेकेंड। सो व्हाट हैपन दोस्तों, which option is match with your this answer? Meter square? No, meter square is the unit of, meter square is the unit of area। मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, लेकिन -2, पावर -2 में है, तो ऐसा कोई यूनिट नहीं आता दोस्तों। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने डी आंसर दिया है वो सही है। और जो सी है, यहाँ पे सी जो लग रहा है हमें, m² सेकेंड इनवर्स, ऐसा कभी कोई भी का यूनिट जो है वो कंपाउंड का नहीं आएगा दोस्तों, कि जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सके। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ लास्ट वाला, विच इज मैच विद दिस यूनिट। ओके दोस्तों, तो वेलोसिटी का आपका जो यूनिट है वो ये रहेगा। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि भाई कौन सा वाला 293 केल्विन इज इक्वल टू डैश फ़ारेनहीट। आप सब लोग नोट, पेन, कैलकुलेटर वगैरह लेके भी बैठ सकते हो, अपना खुद का जो भी आंसर है वो खुद तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जब तक मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान दोगे तो उसमें कुछ नया भी जानने को आपको मिल सकता है। ये क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पे कि इसमें ये जो दिख रहा है आपको, कौन सा? ए,
डिग्री फ़ारेनहीट का एक फॉर्मूला आप सब ने शायद देखा है। डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। याद है आप सबको? याद होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? केल्विन दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें केल्विन में से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आया? हाँ, वेरी गुड कार्तिक, नील, आसित, आपका आंसर सही है। लेकिन इसमें मैं मेथड करवा के ही समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको कुछ पता चल जाता होगा कि भाई मुझे केल्विन में से डिग्री सेल्सियस करना है, कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा? तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस क्या आएगा बताइए? क्योंकि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप सबको पता है कि आप सब लोगों ने कुछ न कुछ तरीके से सेल्सियस प्लस कुछ किया था। तो वो था आपका राइट आंसर है सबका 273.15। तो ये हम 273 लिख रहे हैं सिर्फ, क्योंकि हमारा जो आंसर मिल रहा है हमें वो पॉइंट में नहीं है, इसीलिए हमने सिर्फ 273 लिखा। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 273.15 लिखना होगा। तो अब जाके आपको पता चल गया होगा कि भाई केल्विन 293 है। अब यहाँ पे आप 293 रख दो तो क्या मिलेगा आपको? सीधा 293 माइनस 273 इज इक्वल टू 20। और वो 20 डिग्री सेल्सियस जो मिल रहा है उसको ये डिग्री सेल्सियस के जगह पे रख देंगे। तो मैं यहाँ पे 20 रख रहा हूँ। तो क्या होगा? 5 4 जा 20 और 9 4 जा कितना होगा? 9 4 जा 36 प्लस 32 इज इक्वल टू 68। दैट इज योर आंसर। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये क्लियर है? यस, वेरी गुड। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 है अपना। यस, सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? यस। अब हम जा रहे हैं एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम द रेशियो ऑफ मास ऑफ O2, O3 एंड SO2 इज। मास रेशियो, ये वर्ड आपको पता चल जाना चाहिए। मास रेशियो लेना है आपको। मास का रेशियो कैसे लेंगे आप लोग? तो मास का रेशियो लेना है तो आपके पास ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे कि सर हम ले लेंगे सीधा कि भाई वैल्यू जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग O2 का मोलिकुलर मास ले लेंगे। लेकिन मोलिकुलर मास लेने से मास रेशियो सीधा नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें मोल के अकॉर्डिंग जाना होगा। O2 रेस टू O3 रेस टू SO2 ऐसा करके हमने सबका मोल के अकॉर्डिंग जाना होगा। W1 अपॉन इसका एटॉमिक मास कितना है O2 का? 16 2 32। और W2 इसका कितना है? 48। O3 का समझ में? 3 बार O है, इसीलिए O प्लस O प्लस O 16 16 16 इज। और इसका जो है SO2 का सल्फर इज 32 एंड 2 ऑक्सीजन का वापस 32। तो यू गॉट हाउ मच? यू गॉट 64। W3 अपॉन 64। अब आपको इन सब में मास का ही वो लेना है। क्या लेना है? मास का ही रेशियो लेना है। तो आप क्या करोगे? तो मास का अगर रेशियो लेना है तो आपको
यहाँ पे LCM लेना पड़ेगा 64। तो दोस्तों अगर 64 ले लेते हो तो W1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2W1। और यहाँ पे 64 लिखा मैंने, यहाँ पे 64 लिखा, यहाँ पे 64 लिखा। तो ये कट होके ये 64 डिवाइड बाय 48 अगर करोगे तो मेरे ख्याल से कैलकुलेटर से आपका आंसर आता है 1.3। और उसके बाद ये 64 और 64 बन जाएगा 1। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा, ए आंसर होगा दोस्तों। ये क्लियर हो गया। मुझे लग रहा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद वाले क्वेश्चन में जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है, उसको अगर अच्छे से समझना है। स्टेट द मॉलिक्यूल ऑफ 1 लीटर स्लाइट लेस वाटर। ये स्लाइट लेस छोड़ दो, 1 लीटर वाटर है, मतलब बहुत ही डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन 1 लीटर पानी है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं पूछ रहा हूँ आपको। आपने एक घूंट पानी पी लिया तो मुझे बताओ कि इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे। सर मॉलिक्यूल फाइंड करना है तो हमें मोल फाइंड करने होंगे, और मोल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। लेकिन हमारे पास पानी का मास नहीं है, वॉल्यूम है, क्योंकि लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। लेकिन आप सबने शायद कभी कभी कुछ तरीके से कहीं पे भी सुना होगा ऐसा कि भाई पानी एक ऐसी चीज है कि जिसका डेंसिटी 1 होता है। याद रख लेना दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे उसका मास नहीं दिया है, और मास आपको सीधे सीधा काउंट कर लेना है। तो डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं डेंसिटी के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम। चलो दोस्तों, अगर डेंसिटी 1 है तो आप क्या बोलोगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। आर यू रेडी? तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। यस और नॉट? यस, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यस और नॉट? अब आपको पानी का मास मिल गया, आपको क्या चाहिए, पानी का मोल चाहिए। तो मोल के लिए आपने क्या करना है कि 1000 मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास कितना है, 1000, लेकिन मोलिकुलर मास H2O का अगर फाइंड करना नहीं आता है तो ऐसा बोल देना कमेंट्स में कि सर वो भी हमें समझ में नहीं आता है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो 18 से डिवाइड करेंगे हम 1000 को, मुझे शायद ऐसा लग रहा है मेरे दिमाग के कैलकुलेटर से, वी गेट 55.55। चलो 55.55 अगर हमें मिल रहा है तो आप लोग मुझे बताओ कि ये हो गए क्या, मोल। और आप सबको शायद पता है कि भाई इतने मोल है तो आपको नंबर चाहिए, तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर गिव्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एवोगैड्रो नंबर कौन है, व्हाट इज द एवोगैड्रो नंबर? एवोगैड्रो नंबर इट इज Na। यहाँ पे ऑप्शन में Na दिया है, इसीलिए हम सीधा इसको Na लिख रहे हैं। सो अवर आंसर इज 55.55। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक डेंसिटी वाला, कब डेंसिटी यूज करनी है, व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट वॉल्यूम टू मास और मास टू वॉल्यूम, देन यू मस्ट हैव डेंसिटी। और यहाँ पे आपको डेंसिटी दी नहीं है, तो दी नहीं है तो सर हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। पानी की डेंसिटी ऑलवेज हमें याद रखनी है, वो 1 होती है। आर यू रेडी? अब हम थोड़ा सा आगे का सोचेंगे कि सर डेंसिटी मिल गई तो आपका वॉल्यूम जो है वो कन्वर्ट हो गया मास में, तो मास से आप मोल फाइंड कर लो। तो ये दूसरा फॉर्मूला आया कि मास से मोल कैसे फाइंड किया जाता है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। और मास कितना है तो 1000, 1 kg कितने ग्राम हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन होगा सर ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आपका मोलिकुलर मास का यूनिट है ग्राम पर मोल।
मतलब वो ऑलवेज ग्राम में ही लिया जाता है, कभी भी केजी में नहीं लेना है। और 1000 डिवाइड बाय आपने कितना कर लिया 18। तो ओके दोस्तों, इसका आंसर मिलेगा आपको 55। ये फाइंड किया हमने मोल्स। मोल्स एक तीसरा आपका फॉर्मूला है। कितनी छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रखोगे और ये नोट डाउन कर लेना, तो ये ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन ही आपको लगेंगे कि सर ये तो सब क्वेश्चन सिमिलर है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको जो चीज नोट करके रिमेम्बर करनी चाहिए वो आप अगर मिस करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर चीज ही आपको नहीं लगेगी। चलो ये हो गया 55.55 इंटू एन एवोगैड्रो नंबर से हमने उसको डिवाइड कर लिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है और वो क्वेश्चन है अपना द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। C12 के वन एटम का मास क्या होगा? कैसे फाइंड करते हैं सर? ये तो हमने स्पेशली याद ही रख लिया है, लेकिन अगर याद नहीं रहता है तो भी इसका एक फॉर्मूला है कि कैसे। ये तो C12 दिया है, लेकिन मैं आपको पूछता हूँ, वो बाद में क्वेश्चन ऐसे ऐसे डायरेक्ट पहले पूछ लेता हूँ कि चलो मुझे पानी का एक मॉलिक्यूल का मास बताओ। पानी के एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, क्या होगा? द मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सिर्फ मास कितना केजी होगा? मरोगे। चलो अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ऐसा एक फॉर्मूला आता है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सिंपल लॉजिक याद रख लेना। आपको पानी का मॉलिक्यूल का मास फाइंड करना है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना लिखोगे 18 और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लोगे। अगर आपको C12 का करना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे C12 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो सीधी बात है कि ये 23 है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएंगे तो वो बन जाएंगे -23 और इसीलिए आपका आंसर रहेगा, ये 6 है और ये 12 है तो समथिंग 2 रहेगा। 2 इंटू 10⁻⁻23। तो दोस्तों क्लियर हो गया? तो आपका आंसर है सी, क्योंकि इसमें 1.99 इंटू 10⁻⁻23 मिल रहा है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। उसके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मास proportion of H and O in H2O। अगर ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो H2O मॉलिक्यूल आपके सामने है और उसमें मास का जो है वो प्रपोर्शन कितना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो आपको पता है दोस्तों H2O में 2 हाइड्रोजन है। अगर 2 हाइड्रोजन है तो उसका मास हो जाता है 2। 1.008 इंटू 2 ऐसा करके 2.0016। जिस टू ऑक्सीजन कितना है 1, लेकिन उसका एटॉमिक मास कितना है 16। तो हम ऐसा करेंगे तो 2:16 इज इक्वल टू 1:8 आपको आंसर मिलेगा और दैट इज मैच विथ सी। तो आप अगर सीधे ऑप्शंस देखते हो तो सीधा आपको सारे ऑप्शन सही दिख रहे हैं, ऊपर नीचे करके भी ये एकदम सिमिलर दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हो गया दोस्तों? वेरी गुड। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम कि इसमें H2C2O4 इंटू इंटू 2H2O। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये इंटू वाला क्या मामला है, कि पानी क्या मल्टीप्लाई होता है इससे? तो पानी मल्टीप्लाई नहीं होता है, इट इज कॉल्ड क्रिस्टल वाटर। याद रख लेना, जब भी किसी सॉल्ट के साथ ऐसे या तो एसिड में भी ऐसे बताया है हमने, तो ये डॉट करके जब पानी अटैच किया जाता है तो उसको क्रिस्टल वाटर बोला जाता है। और वो
बॉन्डेड होता है, लेकिन आग आप अगर कुछ तरीके से इसको हीट दोगे तो वो पानी इवोपरेट होके निकल जाता है। क्या होता है? वाटर निकल जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का आसान तरीका आप सबको पता है। कितने हाइड्रोजन है इसमें? चलो हाइड्रोजन की बात छोड़ो, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू सी प्लस 4 इंटू ओ प्लस कुछ समझ में आए 2 इंटू एच टू ओ। बरोबर, ये सब क्या लिखा मैंने? 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है और 2 पानी है। ये सब का मोलिकुलर मास में लिखूंगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस C इंटू 2, सी कितना होगा? 12, 12 होगा तो 12 टू ज़ा 24। ऑक्सीजन कितना होगा? 16 इंटू 4, तो क्या होगा दोस्तों? 16 इंटू 4 या 64 प्लस H2O 18 टू ज़ा 32। तो ये सबको मिला के जोल मोल करके अगर आप ट्राई करोगे तो मेरे ख्याल से 136 आ रहा है। नहीं आ रहा है ना? 126 आ रहा है। तो ये आपका सही आंसर रहेगा। और ये U लिखा जाता है, तो U क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। U मीन्स यूनिट। जब सबसे पहले ये लोगों ने यहाँ पे आपको यूनिट्स बताए थे, तब मॉलिक्यूलर मास का कोई यूनिट फाइनल नहीं था, इसीलिए जनरल तौर पे उसको यू बोला जाता था। फिर थोड़े टाइम के बाद एटॉमिक मास का यूनिट है ऐसा करके एएमयू कर दिया। और फाइनली जब अच्छे से समझ में आ गया कि भाई ये एक्चुअली क्यों फाइंड कर रहा है, इट इज रिलेटेड विद द मोल, तो मोल के अकॉर्डिंग उसका यूनिट लिख लिया ग्राम पर मोल। तो समझ में आया? इसीलिए एक्चुअल अभी का जो यूनिट है जो हम एग्जांपल्स के अंदर यूज करेंगे उसका यूनिट हो जाता है ग्राम पर मोल। वो भी ध्यान में रखना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th पे जा रहे हैं हम। यस, सबसे पहला परसेंटेज ऑफ H इन H2O इज। H के परसेंटेज H2O में कितने हैं? तो दोस्तों किसी भी मॉलिक्यूल में देख लेना, सब जगह पे मैं बता रहा हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल के एटम, किसी भी एटम के परसेंटेज अगर आपको फाइंड करने हैं तो एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज ऑफ H मतलब दैट एलिमेंट, जो भी एलिमेंट के फाइंड करने हैं वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, जो भी एलिमेंट का आप परसेंटेज फाइंड करना चाहते हो वो एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास इनटू 100 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। लिख लेना आप अपने अकॉर्डिंग कि भाई ये मैं हाइड्रोजन के एटॉमिक मास फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि हाइड्रोजन 2 है और एटॉमिक मास उसका 1 है कि 2 है? 1 है। मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय H2O जो है पूरा, उसका मोलिकुलर मास हो जाता है 18। तो दोस्तों अगर कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई डिवीजन करोगे तो आपको आंसर मिलता है मेरे ख्याल से 11.11। सो योर ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है दोस्तों? तो आपको हर बार ये जो नए नए फॉर्मूलास आते हैं ये छोटे छोटे फॉर्मूला है, और छोटे छोटे फॉर्मूला से ही बड़े बड़े फॉर्मूला पे जाया जाता है। सीधा अगर आप सोचोगे कि मुझे आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। चलो अब इसके बाद वाला टॉपिक, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 नॉर्मल 100 ml ग्लूकोज टू 0.1 नॉर्मल। एक बढ़िया सॉल्यूशन है आपके पास, 1 नॉर्मल का 100 ml का सॉल्यूशन है आपके पास, और उसको मुझे 0.1 नॉर्मल बनाना है, तो मुझे कितना पानी उसमें डालना पड़ेगा? अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ 10-20 सेकंड, तो आप ट्राई करके देखो, आंसर बोल सकते हो।
चलो टाइम अप। अब हम सोच रहे हैं, बच्चों ने आंसर दिया है, ABCD सब कुछ आंसर है, अच्छी बात है, लेकिन आंसर कोई एक ही होता है और वो सही आंसर को ही मार्क्स मिलते हैं। और जेड नीट और JEE की एग्जाम अगर देने हैं तो उसमें सही आंसर है तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत आंसर है तो मार्क्स माइनस होते हैं। तो एकदम रेडी हो जाओ। अब इसीलिए जल्दबाजी में हमें ट्राई तो करना है कि जल्दबाजी में उसको आंसर नहीं देना है। तो दोस्तों, जब भी आप एक ही सॉल्यूशन होता है, मेरा वर्ड्स जो है अच्छे से सुनना, सेम सॉल्यूशन है कोई स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का, और उसके अंदर अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि उसका कंसंट्रेशन चेंज करो, इतना बनाने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, कितना डालना पड़ेगा, तो आपके पास उसका कंसंट्रेशन नॉर्मालिटी में होना चाहिए। कौन से में? नॉर्मालिटी। और नॉर्मालिटी शायद आपने सुना होगा या नहीं भी हो सकता है। तो मोला नॉर्मालिटी वर्ड सुना है आपने? मोलारिटी के जैसा ही है, और नहीं सुना है तो भी बोल देना, तो मैं बता दूंगा आपको। मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों एक फॉर्मूला। पहली कंडीशन में जो कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम है उसको हम लिखेंगे N1 और V1, और दूसरी कंडीशन में जो होता है उसको बोलते हैं N2 V2। समझ लेना। तो आपको पहली कंडीशन में जो आपके सॉल्यूशन था ग्लूकोज का, उसमें N1 कितना था? 1 नॉर्मल था सर, और V1 कितना था? 100 ml था। लेकिन अब दूसरी कंडीशन में आपको नॉर्मालिटी चाहिए 0.1, तो वॉल्यूम कितना बढ़े चाहिए आपको, वो फाइंड करना है। सीधा कैलकुलेशन। मुझे बताइए आप, आंसर क्या आया? V इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 1000। आर यू रेडी? बट योर आंसर विल बी A is absolutely wrong. सुमसान हो गया। तो उसका रीजन क्या है? आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं हो। हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 नॉर्मल 100 ml ग्लूकोज टू 0.1 नॉर्मल ग्लूकोज। अच्छा, तो टोटल अगर 1000 ml होगा तो आपका 0.1 नॉर्मल बनेगा। ऑलरेडी पहले से 100 ml आपने डाला हुआ है अंदर, तो अभी आप ऊपर से कितना डालोगे तो आपको आंसर 1000 तक जाएगा। तो योर आंसर विल बी डी, एंड इट इज 900। समझ में आया दोस्तों? कितना रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा सा लॉजिक समझ के सोच के वर्क करना, क्योंकि हमारा सही आंसर भी गलत हो सकता है। तो योर आंसर इज डी। रेडी? मजा आया? यस यस। अब हम आगे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH। दोस्तों, आपको पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में? नहीं पता है? सब कुछ पता है, यू ऑल आर मास्टर्स। ईट मोलेकुलर मास इज 78 ग्राम पर मोल। यूनिट आया ना, देखा? इट्स मोलेकुलर फॉर्मूला इज। अच्छा, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, तो उसका कुछ तो कुछ रीजन होगा। स्पेसिफिक एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि भाई मोलेकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, लिख लेना आप लोग, N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। चलो, ये क्या लिखा मैंने? मोलेकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो दोस्तों, N का जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है। ये नेचुरली और समझ के काम करना।
78 मोलिकुलर मास है तो सीधा आप मोलिकुलर मास काउंट करके भी उसका आंसर गेन कर सकते हो। और 78 होने के लिए आपके 2 कार्बन होते हैं, कभी नहीं 6 ही होते हैं, तो आंसर आपके सामने है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर मेथड से करना है, ये एग्जाम्पल नहीं और कोई अलग से एग्जाम्पल है और सारे एग्जाम्पल में सिमिलर लग रहा है, आपको 6 कार्बन वाले ही दिख रहे हैं, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? तो तब हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब आपको, अगर आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला है लेकिन क्या नहीं है, एन नहीं है, इसीलिए इंपेरिकल फॉर्मूला एन फाइंड करने के लिए, सॉरी, एन फाइंड करना है ना, तो मोलेक्युलर मास अपॉन इंपेरिकल मास, ये दोनों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, कोई पूछेगा कि ये मोलेकुलर फॉर्मूला से आपको क्या मिल गया दोस्तों? मोलेकुलर फॉर्मूला से आवाज अच्छी आ रही है दोस्तों? क्लीन आ रही है कि प्रॉब्लम हो रहा है? अब समझ में आ रहा है? हेलो, 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 अभी प्रॉब्लम है? ओके, रेडी, चलो स्टार्ट। अब हम देख रहे हैं मोलेकुलर, मैंने फॉर्मूला लिखा गलती से, लेकिन मोलेकुलर मास लिखना है। आपको मोलेकुलर मास दिया हुआ है 78, और इसका अगर CH का इंपेरिकल मास आप फाइंड करोगे तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1 इज इक्वल टू 13। सो 13 6 जा 78, एन का वैल्यू 6 यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे CH होगा तो बन जाएगा C6H6। दैट इज योर आंसर बी। कुछ समझ में आ गया? दो फॉर्मूला याद रखने हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, और दूसरा एन फाइंड करने के लिए मोलिकुलर मास अपॉन इम्पेरिकल मास। रेडी दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, द मोलारिटी ऑफ 2 मोल HCl इन 5 लीटर एक्वायस सॉल्यूशन। अच्छा, कैसे फाइंड करोगे आप? तो सीधा एक फॉर्मूला आप सबने सुना है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। सीधा, सीधी बात, ये फॉर्मूला याद रख लो। अच्छा नहीं सर, हमने ये तो कभी कभी ही देखा है, लेकिन ये देखा है ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास इनटू लीटर, तो ये भी सही है। तो दोस्तों, लेकिन आपको जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्राई करो क्या फाइंड करने का। चलो, ये मोल वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ट्राई करेंगे। तो मोल कौन सा फॉर्मूला हो गया? आप लिखते हो ना फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लिखते रहना। 2 अपॉन लीटर कितना है? 5। अगर कैलकुलेटर नहीं है आपके पास और आपको आंसर लाना है तो भी आप ला सकते हो इजीली। तो इतना आपका आंसर आ जाएगा 0.4 मोलर। रेडी दोस्तों? तो ये फॉर्मूला भी इसके अकॉर्डिंग आप लोग याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। यस, 0.01 मोल सुक्रोज dissolved in 0.1 mole of sucrose dissolved in dash liter of water so become 0.01 मोलल सॉल्यूशन। एक स्मॉल m क्या होता है? स्मॉल m को आप बोल सकते हो मोलल, क्या बोल सकते हो? हाँ, सुक्रोस क्या होता है? तो आप हर रोज चाय में या मिल्क में डाल के खाते हो, पीते हो, मिठाई खाते हो, तो इट इज अ शुगर। सुक्रोस का फॉर्मूला होता है दोस्तों C12H22O11, नोट डाउन कर लेना। और सुक्रोस मतलब शुगर, ये अगर हमारा टूटता है तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है, एनर्जी मिलती है।
तो क्लियर है ये। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे कि भाई मोलालिटी का क्या फॉर्मूला था, ये मैं क्लियर कर देता हूँ जो लिखा था हमने वो, क्योंकि मैं अच्छे से फिर से एक बार लिख सकूं। जैसे हमने मोलारिटी लिखा था आगे वाले क्वेश्चन में, तब हमने फॉर्मूला दिया था मोल अपॉन लीटर, लेकिन मोलालिटी में होता है मोल अपॉन केजी। और फिर से एक बार मैं क्लियर करवा देता हूं आपको, ये जो केजी होता है ना, वो होता है सॉल्वेंट, और ये मोल होता है सॉल्यूट। तो ये दो चीज आप याद रखोगे। वो सॉल्यूट कौन हुआ, तो जिसको डिसॉल्व किया वो शुगर, और सॉल्वेंट क्या था, तो जिसमें दिया पानी। तो आपको ये दोनों चीज यहाँ पे दी हुई है। मोल कितने हैं 0.01 अपन के, लीटर कितना है, अच्छा लीटर तो फाइंड करना है, मतलब केजी फाइंड करना है। और जो मोलालिटी कितनी है, तो 0.01। अब केजी फाइंड करना है, तो केजी को आप न्यूमरेटर में ले जाओ और उसको नीचे ला दो, तो क्या मिल जाएगा 0.101 डिवाइड बाई 0.01। तो यू गॉट 1 kg। आंसर इज 1 kg। बट यहाँ पे आपको लीटर में मांगा है, समझ लेना। तो बोलो दोस्तों कितना लीटर हो सकता है, सोच के बताओ। लीटर इज 1, बिकॉज रीजन बोलो, रीजन। रीजन क्या है वो आप बताओ मुझे, रीजन क्या था उसका। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, एब्सोल्युटली